प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने गुलाम वंश की कहानी सुनी थी। हमने देखा कि कैसे ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन जैसे सुल्तानों ने एक नवजात सल्तनत को अपने पैरों पर खड़ा किया, उसे बाहरी और भीतरी तूफानों से बचाया और दिल्ली को सत्ता का एक मजबूत केंद्र बना दिया। उन्होंने एक नींव तैयार कर दी थी, एक ऐसा मंच सजा दिया था जिस पर इतिहास का एक नया और कहीं ज्यादा नाटकीय अध्याय खेला जाना था। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां सुल्तान बनने के लिए खून का नीला होना या किसी बड़े खानदान से होना जरूरी नहीं है, जहां सत्ता तलवार की धार से तय होती है, योग्यता से नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे सुल्तान की जो रातों को सोता नहीं क्योंकि उसे सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब आता है। एक ऐसा सुल्तान जो दिल्ली के बाजार में बिकने वाली सुई से लेकर घोड़े तक की कीमत तय कर देता है और कम तौलने वाले बेईमान बनिए के शरीर से उतना ही मांस काट लेने का हुक्म सुनाता है। एक ऐसा सुल्तान जिसकी फौजें विंध्याचल के पहाड़ों को लांघकर सुदूर दक्षिण के मंदिरों से सोना लूटकर दिल्ली ले आती हैं। दोस्तों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे क्रूर और सबसे प्रतिभाशाली सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की। आज हम गुलाम वंश के बाद दिल्ली के तख्त पर काबिज होने वाले खिलजी वंश की कहानी सुनेंगे। ये सिर्फ एक वंश के बदलने की कहानी नहीं है, ये एक क्रांति है, खिलजी क्रांति। ये वो दौर है जब सल्तनत की शक्ति अपने चरम पर पहुंची, उसकी सीमाएं पहली बार कन्याकुमारी के तट को छूने के करीब आई और उसके खजाने धन दौलत से लबालब भर गए। तो चलिए, अपनी जिज्ञासा की तलवार को म्यान से बाहर निकाल लीजिए और मेरे साथ चलिए सल्तनत के उस स्वर्ण युग में, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक खिलजी सरदार ने सल्तनत की तकदीर बदल दी और कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्थिक सुधारों और बाजार नीति से इतिहास को हमेशा के लिए चकित कर दिया। खिलजी क्रांति। दोस्तों, 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया, तो ये सिर्फ एक सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था। इतिहासकारों ने इसे खिलजी क्रांति का नाम दिया है। क्यों? नस्लीय श्रेष्ठता का अंत। अब तक ये माना जाता था कि दिल्ली पर शासन करने का अधिकार केवल उच्च कुल के इलबारी तुर्कों को है। खिलजी, जिन्हें निम्न कुल का तुर्क माना जाता था, उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सुल्तान बनने के लिए शाही खून नहीं बल्कि तलवार में दम होना चाहिए। धर्म और राजनीति का पृथक्करण। खिलजी सुल्तानों, विशेषकर अलाउद्दीन ने उलेमा यानी धार्मिक विद्वानों के प्रभाव को शासन से कम कर दिया। अलाउद्दीन ने साफ कहा था कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। मैं राज्य के हित में जो उचित समझता हूं वही करता हूं। यह सल्तनत के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। साम्राज्यवाद का आक्रामक दौर। खिलजी वंश के साथ ही सल्तनत के विस्तार का एक आक्रामक दौर शुरू हुआ, जिसने न केवल पूरे उत्तर भारत को रौंदा बल्कि पहली बार दक्षिण भारत के राज्यों को भी दिल्ली के अधीन कर दिया। खिलजी वंश के शासक। 1. संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। शासनकाल 1290 से 1296। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो गद्दी पर बैठते समय एक 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था। वो स्वभाव से उदार और दयालु था, जो उस क्रूर दौर के हिसाब से एक शासक का गुण नहीं बल्कि अवगुण माना जाता था। चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति। उसने विद्रोहियों और अपराधियों के प्रति बहुत नरम नीति अपनाई। उसने चोरों डाकुओं को सजा देने की जगह चेतावनी देकर छोड़ दिया। उसकी इस नीति से तुर्की अमीर और उसके भतीजे नाखुश थे। अलाउद्दीन का उदय। जलालुद्दीन का एक महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद था अली गुरशास्प, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। जलालुद्दीन उसे बहुत मानता था और उसे कड़ा मानिकपुरी का सूबेदार बनाया। देवगिरी पर आक्रमण 1296। अलाउद्दीन ने अपने चाचा सुल्तान से बिना पूछे दक्षिण में यादवों की समृद्ध राजधानी देवगिरी पर एक साहसिक आक्रमण किया और वहां से अपार धन संपत्ति लूटकर वापस लौटा। धोखे से हत्या। इस लूट के धन को दिल्ली भेजने की बजाय उसने सुल्तान को कड़ा में आकर धन लेने का निमंत्रण दिया। जब बूढ़ा जलालुद्दीन गंगा नदी के किनारे अपने भतीजे से गले मिल रहा था, तभी अलाउद्दीन के इशारे पर उसकी धोखे से हत्या कर दी गई। इस तरह खून से सने हाथों से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। एक महान विजेता। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और विश्व विजय का सपना देखने लगा। हालांकि अपने सलाहकार के कहने पर उसने ये योजना तो छोड़ दी, लेकिन उसने पूरे हिंदुस्तान को जीतने का अभियान छेड़ दिया। उत्तर भारत की विजय। गुजरात 1299। यहां से उसे अपार धन संपत्ति और एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर मिला, जो बाद में उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति बना और सल्तनत का इतिहास बदल दिया। रणथंभौर 1301
और चित्तौड़ 1303। इन राजपूत किलों को जीतने के लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। चित्तौड़ अभियान के साथ ही रानी पद्मिनी और जौहर की कथा जुड़ी है, जिसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। मंगोल आक्रमणों का सफल प्रतिरोध। अलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मंगोलों के लगातार और भयानक आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोकना थी। उसमें मंगोलों से निपटने के लिए बलबन की रक्त और लौह की नीति को और भी क्रूरता से लागू किया। उसने सीमाओं को मजबूत किया, पुराने किलों की मरम्मत करवाई और एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। दक्षिण भारत की विजय मलिक काफूर के नेतृत्व में। यह सल्तनत के इतिहास में पहली बार था जब दिल्ली के सेनाओं ने विंध्य पर्वत को पार कर सुदूर दक्षिण पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन की नीति दक्षिण के राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिलाने की नहीं, बल्कि उन्हें पराजित कर उनसे वार्षिक कर अर्थात ट्रिब्यूट वसूलने की थी। देवगिरी, महाराष्ट्र, यादव राजा रामचंद्र देव को हराया। वारंगल, आंध्र प्रदेश, काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव को हराया। यहीं से मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। द्वार समुद्र, कर्नाटक, होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय को हराया। मदुरै, तमिलनाडु, पांड्य राज्य पर आक्रमण किया और रामेश्वरम तक पहुंच गया। एक क्रांतिकारी प्रशासक, एन रेवोल्यूशनरी एडमिनिस्ट्रेटर। अलाउद्दीन केवल एक विजेता नहीं था, वह एक असाधारण और मौलिक सोच वाला प्रशासक था। उसने सल्तनत की व्यवस्था में ऐसे बुनियादी बदलाव किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। उसके सुधारों के मुख्य उद्देश्य थे विद्रोहों को रोकना, एक विशाल सेना का रखरखाव करना और राज्य की आय को अधिकतम करना। प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार। विद्रोहों को रोकने के 4 आदेश। लगातार हो रहे विद्रोहों से तंग आकर उसने 4 अध्यादेश जारी किए। अमीरों की संपत्ति जब्त करना और दान में दी गई भूमि, इनाम, वक्फ को वापस लेना। एक मजबूत गुप्तचर प्रणाली की स्थापना करना। शराब और भांग जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी लगाना। अमीरों के आपसी मेलजोल, दावतों और वैवाहिक संबंधों पर सुल्तान की अनुमति के बिना रोक लगाना। इन आदेशों का उद्देश्य अमीरों की शक्ति और धन को कम करना था, ताकि वे विद्रोह करने की स्थिति में ही ना रहें। सैन्य सुधार। मंगोलों से लड़ने और साम्राज्य विस्तार के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल और शक्तिशाली स्थायी सेना रखी, जो सीधे केंद्र द्वारा भर्ती की जाती थी। नकद वेतन। वो पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को इक्ता की जगह नकद वेतन देना शुरू किया। दाग और चेहरा प्रणाली। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने 2 प्रथाएं शुरू की। दाग, शाही घोड़ों को एक विशेष चिन्ह से दागा जाता था ताकि कोई उन्हें घटिया घोड़ों से बदल ना सके। चेहरा, हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज किया जाता था ताकि निरीक्षण के समय कोई अपनी जगह किसी और को ना भेज सके। आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार सल्तनत के इतिहास में अद्वितीय हैं। उसका मुख्य लक्ष्य था कम खर्च में एक बड़ी सेना का रखरखाव करना। 1. भू राजस्व सुधार, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। उसने सल्तनत की आय बढ़ाने और बिचौलियों यानी गांव के मुखिया जमींदार के प्रभाव को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए। भूमि की पैमाइश। वो पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश यानी मेजरमेंट ऑफ लैंड के आधार पर लगान वसूलना शुरू किया। भूमि की पैमाइश की इकाई बिस्वा कहलाती थी। लगान की दर। उसने लगान की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, जो सल्तनत काल में सर्वाधिक थी। बिचौलियों का दमन। उसने खूत, मुकद्दम और चौधरी जैसे पारंपरिक ग्रामीण बिचौलियों के विशेष अधिकार छीन लिए और उन्हें भी आम किसानों की तरह कर देने के लिए मजबूर किया। नए कर। उसने 2 नए कर लगाए, घरी यानी आवास कर और चराई यानी दुधारू पशुओं पर चरागाह कर। कठोर वसूली। कर वसूली के लिए उसने एक नया विभाग दीवाने मुस्तखराज बनाया और कर ना चुकाने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। 2. बाजार नियंत्रण नीति यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। ये अलाउद्दीन का सबसे प्रसिद्ध और मौलिक सुधार था। चूंकि वो सैनिकों को कम नकद वेतन देता था, इसलिए ये जरूरी था कि बाजार में दैनिक जरूरत की चीजों के दाम भी कम और स्थिर रहें। इसके लिए उसने दिल्ली में एक विस्तृत बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। 3 प्रकार के बाजार। उसने 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। गल्ला मंडी, यहाँ अनाज, दालें आदि बिकते थे। सराय अदल, यह कपड़े, चीनी, जड़ी बूटियों और मेवों का बाजार था। घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार। कीमतों का निर्धारण। उसने सुई से लेकर हाथी तक हर छोटी बड़ी चीज की कीमत तय कर दी। ये कीमतें तब तक स्थिर रहती थीं जब तक सुल्तान खुद उन्हें न बदले, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। सख्त नियम और सजा। अधिकारियों की नियुक्ति। बाजार की व्यवस्था देखने के लिए शहनाए मंडी नामक एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था। व्यापारियों का पंजीकरण। सभी व्यापारियों को दीवाने रियासत नामक विभाग में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। गुप्तचर। सुल्तान खुद गुप्तचरों, बरीद और मुन्हियान के माध्यम से बाजार की गतिविधियों पर नजर रखता था।
क्रूर सजा। नियमों का उल्लंघन करने वालों, खासकर कम तौलने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि जितना वजन कम तौला जाता था, बेईमान व्यापारी के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था।